हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने और फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स की पेडागोगी सीटेट 2021 का, जो हमारा 31 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। कुछ दिन बचे हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूं आपको जल्दी जल्दी से सीटेट की जो पेडागोगी है मैथ्स की, वो समझा दी जाए, पढ़ा दी जाए, और जो आपके लिए उपयोगी साबित हो। तो दोस्तों, आज हम मैथ्स की पेडागोगी पढ़ेंगे और आप मुझे फीडबैक करके बाद में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये वाला जो वीडियो है, वो कैसा लगा, कैसे मैंने आपको पेडागोगी पढ़ाई है, आपको पसंद आई या नहीं आई, और आपको और वीडियोस इस पर चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम यहाँ से हमारा जो आज का टॉपिक है उसको हम पकड़ेंगे कि हमारा गणित जो है वो प्राथमिक स्तर पर क्यों उपयोगी है, क्या उसकी आवश्यकता है, उसकी महत्वपूर्णता के बारे में हम बात करेंगे, और गणित के क्या क्या पक्ष हैं, यानी गणित अधिगम के क्या क्या पक्ष हैं, किस हिसाब से हमें गणित को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। आप लोग देखिए, सवालों से तो घिरे रहते हैं चारों तरफ, तो हमें गणित की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। हमारा दैनिक जीवन हो, जैसे आप दुकान पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप खरीदेंगे, तो उसमें आपको जो सौदेबाजी करनी है उसमें भी गणित की आवश्यकता है। ठीक है, आप अगर जैसे आप एक किसान हैं, आप खेती कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको अपने खेत को नापने के लिए, अर्थात किसी भी क्षेत्र के मापन में भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। तो यूं कह लीजिएगा दोस्तों कि गणित हमारे जीवन का एक अहम अंग है। हमें हर जगह किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी तरीके से गणित की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो मैं आपको नोट कराऊं वो आपको नोट करना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको समझते हुए चलना होता है। देखिए, आप सबसे पहले तो हम प्राथमिक स्तर पर जो गणित है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्राइमरी लेवल पर, यानी प्राथमिक स्तर पर गणित। सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेज की बात करेंगे। हमारा जो गणित है वो प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर आप सभी लोग अवगत होंगे इस चीज से कि जो हमारा कक्षा 1 से 5 तक का जो स्तर होता है उसको हम प्राथमिक स्तर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि गणित जो है प्राथमिक स्तर पर क्यों उपयोगी है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया वो सारी चीजें अप्लाई होती है। कोई छोटा बच्चा भी है, धीरे धीरे बड़ा होकर जब वो सीखता है, तो प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को सिर्फ इतना तो सिखाना ही चाहिए कि वो अपनी दैनिक जीवन से जुड़ी गणितीय समस्याओं को हल कर सके। कोई भी छोटा बच्चा है, दुकान पे जाता है, आप 10 का नोट देके भेजते हैं। मैं बात कर रहा हूं लगभग 3-4 साल तक के बच्चे की, ठीक है, बहुत छोटे बच्चे की यहां बात नहीं हो रही है। वो तो आप समझिए कि दुकान से सौदेबाजी नहीं कर सकता, फिर भी आपको 3-4 साल तक के बच्चे की अगर आप बात करें तो आप उसको 10 का नोट, आप मान लिया आप 10 का नोट लेके भेज रहे हैं। अगर उसको छोटी से छोटी गणितीय संक्रियाएं नहीं आती हैं, मान लीजिए जोड़ घटाना नहीं आता है, तो वो दुकान से टॉफी लाएगा और उसको पता कैसे चलेगा कि कितने रुपए वापस होने हैं और कितने की हमने टॉफियां खरीदी हैं। तो यूं कहिएगा दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित जो हमें बच्चों को पढ़ाना होता है, इतना पढ़ा दीजिए आप कि वो अपने परिवेश से जुड़ी, अपनी स्टेज, अपनी एज, ये समझिए, इससे जुड़ी समस्याओं को सुलझा सके। ऐसा नहीं कि आपको प्राथमिक स्तर पर गणित उनको समाकलन पढ़ाना है, अवकलन पढ़ाना है, ये चीजें नहीं पढ़ानी है। आप ऐसी चीजें पढ़ाइएगा जो उनकी समस्याओं को सुलझा सके गणित की। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर सबसे पहली चीज तो ये है, ये आपको पॉइंट टू बी नोटेड है जो आपको लिखने हैं। गणित शिक्षा का सार्वभौम अंग है। गणित जो है, गणित शिक्षा का, नोट कर लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको भी नोट करते चलिए, जल्दी आप कर पाएंगे। गणित शिक्षा का सार्वभौम मतलब होता है सभी प्रकार से, सार्वभौम अभिन्न अंग है। कैसा? अभिन्न अंग है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, गणित जो है वो शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, जैसे बाकी आपके विषय है, ऐसे ही गणित विषय शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। उसको अलग नहीं किया जा सकता शिक्षा से, वो उसी में सम्मिलित है, शिक्षा में ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गणित जो है वो 1 से 10 तक की कक्षाओं, गणित शिक्षण जो है, गणित की जो आपको शिक्षा देनी है वो कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाओं के लिए, मतलब यहां से जो कक्षाएं होती हैं 1 से 10 तक की कक्षाओं के लिए शिक्षा के अध्ययन
का 1 से 10 तक की कक्षाओं की शिक्षा के अध्ययन का अनिवार्य विषय है। गणित आपका कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाओं के शिक्षण अध्ययन के लिए एक अनिवार्य विषय है। अब दोस्तों यहां से आप समझ गए कि ये हमारा जो प्राथमिक स्तर पर, यानी देखिए क्या होता है कि एलिमेंट्री स्टेज मैंने आप ऐसे लिखा है यहाँ पे 1 से 10 तक की कक्षाएं। तो आप ये ना समझे कि मैं प्राथमिक स्तर पर 1 से 10 तक की कक्षाओं की क्यों बात कर रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गणित 1 से 10वीं क्लास तक एक अनिवार्य विषय है। पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगेन देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे अगली हेडिंग लगाएंगे और आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं। और दोस्तों जो मैं नोट्स बना रहा हूं ये मेरे खुद के नोट्स हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा हेडिंग है। आप हेडिंग लगाएंगे गणित शिक्षण का महत्व। गणित शिक्षण का महत्व, देखिए लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दीजिए, वो आपको ज्यादा चीज याद रहेगी। अब जैसे हम गणित शिक्षण की अगर बात करें, ये तो फिर भी जो मेरे पास नोट्स हैं वो आपको वैसे ही अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। मैं वैसे ही डाल दूंगा फेसबुक के पेज पे, आपको पता ही होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें समझ सके इस चीज को। ये जो हेडिंग है इसके अंदर जो भी लिखा है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूं ये आप जरूर ध्यान दें। जैसे देखिए कौशल निरपेक्ष कार्यों में, जिन कार्यों में हमें कौशल की जरूरत नहीं होती, कुशलता जिनमें जरूरी नहीं है कि आप एकदम बहुत ज्यादा कुशल हैं, निपुण हैं उस कार्य को करने में, जैसे क्या होता है मजदूरी करना, ठीक है, जैसे खुदाई हो गई, कहीं पे बोझा ले जाना हो गया, ठीक है, गाड़ियों पे बोझा लादना उतारना, ये सारे जो काम हैं इनमें भी गणित की आवश्यकता होती ही होती है। अच्छा कैसे का मतलब ये हुआ, जैसे एक गाड़ी है, आप उसपे वजन लाद रहे हैं। अब गाड़ी की जितनी क्षमता होगी उतने ही टन तो वजन ले जा पाएगी। तो आप इसमें भी देखिए गणित का प्रयोग हुआ है ना, टन, कितना टन वजन जाएगा, ठीक है, वजन को हमने नापा। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि कौशल निरपेक्ष जो कार्य हैं उनमें भी गणित की आवश्यकता होती है। जैसे आप कोई गड्ढा खोद रहे हैं, हालांकि काम क्या है, मजदूरी का काम है, आपने फावड़ा उठाया और खोदना शुरू किया, लेकिन आपको यहां भी पता होता है कि कितनी गहराई का गड्ढा खोदना है। यहां भी जरूरी है, ये देखो इसमें गणित आ रहा है, गहराई का गड्ढा खोदना, यानी हमें गहराई बतानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ये गणित के महत्व है, इसमें याद रखना गणित कैसे उपयोगी है हमारे लिए। उपयोगिता और महत्व दोनों चीजें एक ही होती है, ठीक है। अगली चीज आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए कौशल पूर्ण कार्य होते हैं कुछ जिनमें कुशलताओं की जरूरत पड़ती है, जैसे मापन हो गया, ठीक है, कोई भी मैकेनिकल वर्क हो गया, यांत्रिक कार्य। मैकेनिकल वर्क का मतलब होगा कि जैसे ये देखो मैकेनिकल वर्क जो है यानी यांत्रिक कार्य शब्द है विज्ञान का, इसका मतलब ये हुआ, देखो हम छोटा सा नॉर्मली समझते हैं, एकदम नॉर्मली बात ये है कि यांत्रिक कार्य में आप ऐसे समझ सकते हैं कि बाइक ले लीजिए, आप बाइक ले लीजिए, ठीक है, हमने फ्यूल डाला और बाइक चल रही है। तो इसमें आप एक काम कर रहे हैं कि आप जब एक्सीलरेट करते हैं बाइक को, मोटरसाइकिल को जब आप एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं, तो वो आप कुछ कार्य कर रहे हैं। ये यांत्रिक कार्य है, एक मैकेनिकल वर्क है, आपके कार्य से, आपके एक्सीलरेट करने से बाइक और तेजी से बढ़ती है। तो इसमें भी देखिए गणित की जरूरत हुई, कहां जरूरत पड़ी कि अभी बाइक चल रही थी 40 पे, आपने एक्सीलरेट किया, आपने कुछ यांत्रिक कार्य किया, तो हमने क्या कर दिया, हमने एक्सीलरेटर बढ़ा दिया, खींच दिया भाई, बाइक की स्पीड बढ़ गई। अब अभी चल रही थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अब चलने लगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यहां भी गणित की आवश्यकता हुई, नापेंगे कैसे उसको, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। मापन की अगर बात की जाए, अच्छा ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर आपके जीवन से जुड़ा हुआ है मापन। हर किसी के घर में दूध आता होगा, नहीं तो जिसके घर में दूध होता है वो दूसरे के यहाँ पे पहुंचाता होगा या वहां से दूसरे लोग लेने आते होंगे। तो यहाँ पे एक बात आप समझते होंगे ना कि हमें डेली लाइफ में मापन की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे दूध एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ज्यादातर लोगों के यहाँ पे दूध आता भी है, वहां से अगर किसी के घर पे ज्यादा हो रहा है तो वहां से जाता भी है, तो हम मापते हैं ना दूध को। यहाँ गणित की आवश्यकता पड़ती है कि 1 लीटर जाना है, आधा लीटर, 2 लीटर, जितना भी हो, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए गणित की उपयोगिता और गणित के महत्व को दर्शा रही हैं, ये आपको एकदम दिमाग में रखनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, गणित के बिना
कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं हो सकती। आर्थिक क्रिया समझ रहे ना, ये खर्चा, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती है गणित के बिना। भाई दूसरे के पास आपके पैसे उधार हैं 4,000, उसने आपको 2,000 दे दिए, आपको पता था भाई साहब 4,000 है, भाई 2,000 क्यों मार रहे हो मेरे, हैं? ये सारी चीजें आपको पता होती हैं क्या, गणित के ही माध्यम से। पैसे जो है, जो क्वांटिटी है, वो आपको गणित का ही तो आवाज दिला रही है। ये गणित ही तो है, ये मैथ्स है, ठीक है, इसी को गणित कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गणित अधिगम के जो पक्ष, ठीक है, एक हेडिंग लगा लीजिएगा, गणित अधिगम के पक्ष समझने वाले हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है और यही हमारा आज का मेन टॉपिक था, गणित अधिगम के पक्ष। देखिए गणित अधिगम से मतलब क्या हुआ, मैथ्स लर्निंग की गणित, हमें गणित किन किन पक्षों से सीखना है, हमें किन किन पक्षों से, पक्षों का मतलब होता है, देखिए एक ऐसे बना लीजिए कि एरिया, ठीक है, हमें इस चीज का गणित सीखना है, इस चीज का सीखना है, ये पक्ष हो गए, ठीक है, गणित पक्ष, गणित अधिगम के पक्ष। कि मैथ्स की लर्निंग कहां कहां से हमें करनी है, क्या क्या आता है मैथ्स लर्निंग में, ऐसे समझिए क्या क्या आता है मैथ्स लर्निंग में, गणित के अधिगम में क्या क्या चीज आती है। तो देखिए दोस्तों, गणित अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। कितने? 3 पक्ष होते हैं। तीनों मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। पहला हमारा जो पक्ष है गणित अधिगम का, वो प्रकार्यात्मक है। कैसा? प्रकार्यात्मक पक्ष। पहला हमारा जो पक्ष है वो है प्रकार्यात्मक पक्ष। दूसरा दोस्तों हमारा जो गणित अधिगम का पक्ष है वो है हमारा अनुशासनिक पक्ष। और इसी को याद रखिएगा, इसी को हम कहते हैं विद्या शाखा परक, विद्या शाखा परक पक्ष। ये रहा दोस्तों विद्या शाखा परक पक्ष। और लास्ट हमारा आता है सांस्कृतिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष। तो दोस्तों ये तो हो गए गणित अधिगम के पक्ष। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको बस थोड़ा सा दिमाग में रख लेंगे ना तो आपको आ जाएगा, ठीक है। यही चीज आपको समझनी है मेन अभी स्टार्टिंग में। तो ये हमारा गणित अधिगम का पक्ष हो गया, प्रकार्यात्मक पक्ष, अनुशासनिक पक्ष, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं विद्या शाखा परक, और इसको ये वाला लास्ट वाला सांस्कृतिक पक्ष। अब यहाँ पे एक एक करके हम समझेंगे इन चीजों को, ठीक है, एक एक करके समझने वाले हैं इन चीजों को। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए दोस्तों, गणित अधिगम के पक्ष में पहला पक्ष जो हमने देखा था प्रकार्यात्मक पक्ष, ठीक है। मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से आप लिख लीजिएगा, प्रकार्यात्मक लिखा है ये, प्रकार्यात्मक पक्ष। देखिए दोस्तों, प्रकार्यात्मक पक्ष का मतलब क्या हुआ कि कार्यात्मक। ध्यान से देखा जाए तो आप इसको प्र को हटा दीजिए, कार्यात्मक यानी कि जो कार्यों से, ऐसे मानव जीवन में बहुत सारे कार्य थे जिनसे हमें गणित की जरूरत पड़ी। बहुत सारे ऐसे कार्य थे मानव जीवन में जिनसे हमें गणित की जरूरत पड़ी। कि गणित का जो उद्भव हुआ है एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो है ना, ये प्रकार्यात्मक पक्ष की वजह से ही हुआ है गणित का उद्भव। क्यों? अब देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं बात इसलिए बता रहा हूं, देखो गणित, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, गणित अधिगम के लिए मुख्य अभिप्रेरक उसकी प्रकार्यात्मक उपयोगिता ही रही। गणित अधिगम की अभिप्रेरक मतलब गणित अधिगम के लिए अभिप्रेरणा का काम किसने किया कि हमें गणित क्यों सीखना है।
अभिप्रेरक का मतलब क्या हुआ कि मोटिवेट करना। भाई गणित क्यों सीखना है, गणित लर्निंग हमें क्यों चाहिए, क्यों करनी है, इसके लिए सबसे ज्यादा जो अभिप्रेरक का काम किया वो इसी पक्ष ने काम किया। क्यों? क्योंकि लोगों को, भाई देखिए जैसे पहली चीज यहां पे देखिए भूमि सर्वेक्षण हुआ। भूमि सर्वेक्षण में लोगों के सामने यह समस्या आई कि कैसे भूमि को नापा जाए, कैसे भूमि को नापा जाए। क्या करेंगे? भूमि को नापने के लिए क्या करना पड़ेगा? गणित अधिगम, यानी हमें गणित सीखना पड़ेगा। देखिए गणित कोई नया नहीं है, वो बहुत पुराना है, सदियों की देन है भाई। पहले से, बहुत पहले से हमारे पूरे विश्व के गणितज्ञ रहे हैं बहुत सारे, और उसके अलावा आप देख लो भारतीय गणितज्ञ भी रहे हैं। अभी मैं उनके भी नाम बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो हमें गणित की जो मेन जो उपयोगिता दिखी वो हमारे प्रकार्यात्मक पक्ष से ही दिखी। क्योंकि हमें अब ऐसे जो मानव जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य आए जिनको करने के लिए मैथ्स जानना बहुत जरूरी था। भूमि सर्वेक्षण ले लीजिए, या फिर आप नॉर्मल एग्जांपल जो अभी मैं दूध का दे रहा था, आपको दूध किसी को देना है, उसने कहा भैया हमें दूध दे दो, तो आप कैसे पैसे लोगे? कोई मापन प्रणाली तो होनी चाहिए कि 1 लीटर देना है तो इतने रुपए का, 2 लीटर देना है तो इतने रुपए का। तो ऐसे मानव जीवन में अनेक कार्य थे जिनके लिए गणित की जरूरत थी। समझ गए ना? अब आप समझोगे क्लियरली कि ये पक्ष इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसी पक्ष ने इंसान को गणित सीखने के लिए प्रेरित किया। भाई बिना गणित के वो अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए कार्य भी नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा देखिए दोस्तों, वाणिज्य हो गया। वाणिज्य मतलब क्या? आपका ये पैसे की लेन देन वगैरह जो आ जाती है, इकोनॉमिक्स समझ लीजिए पूरा। मापन हो गया, अभी मैं जो एग्जांपल दे रहा था दूध का, और आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं मापन के। तो ठीक है, इन सारी चीजों के लिए गणित जानना बहुत जरूरी था। तो गणित का ये पक्ष ही आपका प्रकार्यात्मक पक्ष कहलाता है, और इसके अंदर कुछ दक्षताएं भी होती हैं जो आपको सीखनी होती है। कुछ दक्षताएं, दक्षता मतलब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप अपना पूर्ण अधिकार हासिल कर लेंगे तो हम बोलते हैं कि ये बंदा उसमें एकदम निपुण है, एकदम दक्ष है, ठीक है। तो वो कुछ दक्षताएं जो होती हैं वो आपको सीखनी है, यानी कि प्रकार्यात्मक पक्ष के अंदर आने वाली दक्षताएं आपको जाननी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी दक्षता गणित अधिगम में आती है अथवा गणित अधिगम के प्रकार्यात्मक पक्ष में आती है, आपको जाननी बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, हाँ इससे पहले एक चीज और बता दूं, जो मैं बता रहा था ना, मापन, वाणिज्य और क्षेत्र मिति। वही क्षेत्र मिति, जमीन को नापना है ना। क्षेत्र मिति आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी। आप तो भाई सभी लोग ग्रेजुएट हैं, अगर आपने 10वीं तक भी मैथ्स पढ़ा होगा तो आपने मेंसुरेशन थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। शंकु, बेलन वगैरह है, इसको क्षेत्र मिति के अंतर्गत आती है ये सारी चीजें, ठीक है, समझ गए। चलो बढ़िया है। इसके लिए हमें बीजगणित और अंकगणित जानना पड़ा, तो ये चीजें हो गई आपकी। अब देखिए जो दक्षताएं मैं बता रहा था, पहला पॉइंट आपका है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये आती है प्रकार्यात्मक पक्ष के अंतर्गत। ये सीखना जो है आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग से संबंधित समस्याएं, और इसी में आता है आपका भिन्नों और दशमलवों का परिकलन। ठीक है, परिकलन मतलब होता है गणना, जो भी आपको दिया जाए, जोड़, घटाना, इन्हीं के आधार पर, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी होते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा इसमें आता है आपका प्रतिशत और अनुपात। समझ रहे हैं ना, ये आपको क्यों याद करना है? देखिए आप सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है, इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी है, प्रकार्यात्मक पक्ष के अंतर्गत आती है। इसके अलावा दोस्तों आपका आता है यहां पे सारणी, ठीक है, सारणी बनाना इसी के अंतर्गत आता है, और ग्राफ पठन, ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए कि ग्राफ दिखा क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है, ग्राफ क्या दिखा रहा है। ये सारी चीज आप पढ़ चुके हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सारणी और ग्राफ पठन बिल्कुल पढ़ चुके हो। आपने जब वो समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब पढ़ा है ना, उसके बाद बारंबारता, ये वगैरह वगैरह, ठीक है, बारंबारता बंटन सारणी बनाते थे, उसके बाद उन सारी चीजों को ग्राफ पर दिखाना, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो। वर्ग अंतराल, ग्राफ वगैरह, वही उन्हीं की बात की जा रही है कि सारणी और ग्राफ पठन आपको आना चाहिए गणित में, ठीक है। उसके बाद
आकलन और संख्याओं का निकटन। निकटन आप सोच रहे होंगे कि ये निकटन क्या है भाई। निकटन मतलब संख्याओं में कंपैरिजन याद रखो एक तरीके से कि कौन संख्या छोटी है, कौन बड़ी है, कौन किसके निकट है, यानी अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, ये सारी चीजें संख्याओं का निकटन दिखाता है ना। ये याद कर लो, ये इसके अंतर्गत आती हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं अच्छे खासे। चलिए आगे देखते हैं। और पांचवा हमारा पॉइंट है इसके अंतर्गत मापन। ठीक है, मापन भी इसके अंतर्गत आता है। छठवां हमारा एक पॉइंट है सांख्यिकी, यही बारंबारता वगैरह वगैरह, समांतर माध्य बहुलक। ठीक है, ये सांख्यिकी का पूरा टर्म जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। ये गणित लर्निंग, मैथ्स लर्निंग का एक प्रकार्यात्मक पक्ष है, इसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। ठीक है, आपसे कहा जाए कि सांख्यिकी गणित के किस पक्ष के अंतर्गत आती है तो आप खटाक से उत्तर देंगे प्रकार्यात्मक पक्ष के अंतर्गत। इसीलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूं और नोट्स करवा रहा हूं, और इनसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं भाई बने हुए। बाद में हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे। पहले मैं आप लोगों का फीडबैक लूंगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगला हमारा जो है स्थानिक संबंध। स्थानिक संबंध, हाँ, स्थानिक संबंध में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि स्थानीय मान की बात की जा रही है। नहीं भाई, स्थानिक संबंध का मतलब हुआ कि एक जगह और दूसरी जगह का संबंध जो आपका आता है। यहां से देखा जाए तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं ज्यामिति, ज्यामितीय रचनाएं। इसमें ज्यामितीय रचनाएं आपको आनी चाहिए, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत वगैरह वगैरह। ठीक है, आठवां हमारा जो पॉइंट है इसके अंतर्गत वो आपका है, आठवां नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हाँ, सातवां तो हो चुका था। ठीक, सही है। आठवां जो हमारा पॉइंट है यहां पर वो हमारा है पाइथागोरस संबंध। अरे भाई ये क्या बात बता दी, पाइथागोरस तो बहुत बच्चे रटे रखे हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस संबंध आपको आना चाहिए, पाइथागोरस संबंध। और मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे भारतीय गणितज्ञ ने जिन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया है, एक नाम तो यही है पाइथागोरस। ये भारतीय गणितज्ञ थे, इन्होंने जो संबंध दिया था, एक यूं कहिएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, एक समकोण त्रिभुज के लिए जो संबंध दिया था उसी को हम पाइथागोरस संबंध कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, हमारे यहां पे नौवां जो पॉइंट है वो आपका है बीजीय प्रतीकवाद। बीजीय प्रतीकवाद, प्रतीकवाद यानी कि जो बीज गणित का प्रयोग है, बीज गणित का प्रयोग यानी कि जो बीज गणित में आपकी ABCD संख्याओं का प्रतीक के रूप में हम लेते हैं वो है बीजीय प्रतीकवाद। और उसके बाद दोस्तों दैनिक जीवन में प्रयुक्त सूत्र, ये हमारा लास्ट है दैनिक जीवन में प्रयुक्त सूत्र। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त सूत्र क्या होते हैं। भाई एक ब्याज निकालना, जैसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये दैनिक जीवन के ही तो सूत्र हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये जो सूत्र हैं, ये जो मान हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ले लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले पक्ष की तरफ, जो हमारा गणित अधिगम का जो नेक्स्ट पक्ष है, वो अभी मैंने टेबल बना के बाकायदा आपको लिखवाया था, उसके अंतर्गत आपको याद भी होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन से पक्ष की बात की जा रही है, अगला कौन सा पक्ष है, जल्दी से बता दीजिए। अगर आप समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में देखिएगा, जल्दी से टाइप करिएगा जब भी आप वीडियो देख रहे हो। दूसरा हमारा पॉइंट है यहां पे अनुशासनात्मक या अनुशासनिक, अनुशासनिक, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं विद्या शाखा परक, विद्या शाखा परक पक्ष। ये जो हमारा पॉइंट है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है इसकी भी हम बात करने जा रहे हैं। देखिए ये जो पॉइंट है आपका, ये रिलेटेड है आपके मस्तिष्क के विकास से, ये वाला पॉइंट आपके दिमाग के विकास से रिलेटेड है।
इसके अंतर्गत देखिए आपको तर्क शक्ति आनी चाहिए, आपके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप इस पक्ष के अंतर्गत अगर बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे, जैसे आपको ये पक्ष बच्चों को पढ़ाना है, अनुशासनिक या फिर विद्या शाखा परक पक्ष, तो आप क्या सोच के पढ़ाएंगे अपने अंतर्गत? अपने दिमाग में ये आपको सोचना है कि हमें बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड लाना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना है। पहला पॉइंट तो यही हो गया इसमें, बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे में तार्किक दृष्टिकोण का विकास, यानी बच्चे को तर्क शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चे की तर्क शक्ति आप ऐसे सिखाएं कि बच्चे में तार्किक विकास हो जाए, यानी कि जब आप कोई बात कहें या कोई सवाल पूछें उससे, कोई स्टोरी पढ़ने के बाद आप कोई समझा रहे हो, विवरण दे रहे हो किसी का, तो बच्चा पूछे सर ये क्यों, ये कैसे, ये तर्क शक्ति होती है, तार्किक शक्ति का विकास होना चाहिए बच्चे के अंतर्गत। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज और है बहुत बढ़िया कि विश्लेषणात्मक चिंतन होना चाहिए। विश्लेषणात्मक चिंतन शक्ति का विकास, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने छाट के लिखे हैं। आप लोग इनको जरा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा तो ताकि आप अपने नोट्स खुद के तैयार कर सकें, और जो लोग नहीं तैयार कर सकते वो हमारे नोट्स डाउनलोड कर लें। ठीक है, वो भी फेसबुक के ग्रुप पे भी पढ़े मिलेंगे, पेज पे भी पढ़े मिलेंगे, टेंशन मत लो। स्टडी विद सचिन वाला जो आपका जो यूट्यूब चैनल है, ये आपके लिए सदैव शिक्षा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा, देखिए दोस्तों इस वाले पक्ष में आता है दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मदद, या फिर कहिए कि सहायता। ठीक है, इसी के अंतर्गत, इस पक्ष के अंतर्गत आता है दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मदद। आप बच्चे को इस काबिल बना सकें, हम इसी पक्ष का अध्ययन कराते कराते बच्चे को इस काबिल बना सकें कि उसको दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में आसानी होने लगे। ठीक है, ऐसा आपको बच्चे को बनाना है पढ़ाते हुए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर गणित अधिगम है उसके अंतिम पक्ष के बारे में। हमारे यहाँ पे लास्ट पक्ष है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा, जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है, धरोहर से जुड़ा हुआ है पक्ष है, उसके बारे में अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। एकदम लास्ट पॉइंट है हमारा ये दोस्तों। देखिए हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, आपने अभी देखा था सांस्कृतिक पक्ष। तो सांस्कृतिक पक्ष की हम बात करते हैं कि सांस्कृतिक पक्ष ऐसा है क्या। देखिए दोस्तों, होता है क्या है कि गणित जो है वो हर एक देश की, प्रत्येक देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि भाई गणित में जो समय दर समय विकास हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के गणितज्ञों ने ही किए हैं। तो गणित जो है प्रत्येक देश की संस्कृति से जुड़ा होता है। अब हम समझेंगे कि गणित हमारे देश की संस्कृति से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। देखिए गणित के क्षेत्र में हमारे देश के जो प्राचीन गणितज्ञ रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा खासा योगदान दिया है। आपको भी ये बात पता होगी, गाना सुना होगा आपने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। देखिए मेरा गला अच्छा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा था कि जीरो दिया मेरे भारत ने, हमारे देश ने ही जीरो दिया है। जीरो, शून्य की खोज कहां हुई? हमारे देश में। दशमलव प्रणाली की खोज कहां हुई? हमारे देश में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था पाइथागोरस संबंध हमारे देश से विकसित हुआ। श्रीधराचार्य नियम हमारे देश से। देखिए ना, एक द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए, रूट्स निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो नियम दिया वो श्रीधराचार्य ने दिया। आप लोग रट्टा भी मारते हैं श्रीधराचार्य नियम का, एक्स बराबर बी
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला जो नियम दिया था वो श्रीधराचार्य ने दिया था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश ने पूरे विश्व के गणित को दी हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे देश का सांस्कृतिक पक्ष जो है वो गणित से विशेष रूप से संबंधित है। क्योंकि देखो एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें डिस्कस करने वाला वो है शून्य की खोज। भाई बिना इसके संख्याएं अधूरी थी, बिना इसके संख्याएं अधूरी थी। आपको भी पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ी है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। गणना करने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। लेकिन जैसे ही किसने, आर्यभट्ट ने जैसे ही जीरो की खोज की, संख्याएं पूर्ण हो गई, तब से संख्याओं को कहा जाने लगा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। आप क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में आगे स्टार्टिंग में जीरो लगा देते हैं, संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों देखा जाए एक तरीके से तो ये शून्य की खोज बहुत ज्यादा सांस्कृतिक रूप से एक विरासत के रूप में हमारे लिए है गणित अधिगम में। और उसके बाद देखिए दोस्तों हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, देखिए संख्यांक हो गया, संख्याओं की दशमलव प्रणाली हो गई, ठीक है, और शून्य हो गया जिसका पूरा संसार आज के समय में उपयोग कर रहा है। ये किसकी देन है, भारत की देन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारा सांस्कृतिक पक्ष आपको याद रखना है, पढ़ना है, मजबूत करना है, और साथ ही साथ आप जब शिक्षक बने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, अपने शिक्षार्थियों को बताना है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रसिद्ध गणितज्ञों के नाम देखेंगे, भारतीय गणितज्ञों के नाम, गणितज्ञों के नाम, ठीक है। भारतीयों की बात करने जा रहे हैं हम, सिर्फ भारतीयों की। भाई हम भारतवासी हैं, भारतीय गणितज्ञों को देखेंगे यहाँ पे हम। और जहां जहां है छोटा मोटा जो टॉपिक बच रहा है कि किस वैज्ञानिक ने क्या दिया, उसके बारे में भी जहां तक होगा मैं आपको बताऊंगा। पहला यहाँ पे पॉइंट हमारा आता है श्रीधराचार्य ने क्या दिया, आप लोग नोट कर लेंगे। आपको मैंने बोला था कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आप लोग नोट कर लेंगे। श्रीधराचार्य ने दिया था श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। ये श्रीधराचार्य सूत्र क्या है हमारा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जिसने 10th का मैथ्स पढ़ा है उसको ये सूत्र जरूर रटा हुआ होगा, इसको श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। देखिए दूसरा हमारा है जो नाम है यहाँ पे बहुत ही फेमस, भास्कराचार्य। देखिए मैं इंपॉर्टेंट जो आपको बहुत ही ज्यादा जो आपके प्राइमरी लेवल के हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। भास्कराचार्य ने उच्च शिक्षा में अपना, उच्च गणित की शिक्षा में अपना योगदान दिया था। उसके बाद देखिए बराहमिहिर है एक, बराहमिहिर, ये नाम आपको याद रखनी है, भारतीय गणितज्ञ हैं। इसके बाद दोस्तों आर्यभट्ट, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, आर्यभट्ट क्या, शून्य की खोज, और इसके अलावा दशमलव प्रणाली इन्होंने ही दी थी। किसी भी संख्या को 10 के रूप में व्यक्त करना ही दशमलव प्रणाली के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारे यहां पे आते हैं एक और वैज्ञानिक, ब्रह्मगुप्त। और दोस्तों इसके बाद हमारा एक जो लास्ट में आपको नाम बताऊंगा गणित के क्षेत्र में बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा नाम है, इससे जुड़ा हुआ भी मैं आपको पॉइंट बता दूंगा, रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम, जिन्होंने रामानुज संख्या दी थी। रामानुज संख्या को हम डिस्कस करेंगे अपनी जो न्यूमेरिकल जो वीडियोस में बनाता हूं क्वेश्चंस वाली उसमें। लेकिन फिलहाल बता दूं मैं आपको, रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन को ही, उनके बर्थडे को ही हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं, गणित दिवस के रूप में। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, मैंने ये टॉपिक इसीलिए यहां पे इनकम्प्लीट छोड़ा है। आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप कमेंट में जरूर उत्तर बताइए, गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई थी।
ये क्वेश्चन आप जरूर यहाँ पे इसका आंसर देंगे। जरूर मुझे आशा है कि आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप पता लगा के कहीं ना कहीं से इसका उत्तर जरूर बताएंगे। और दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन के बर्थडे को हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया था गणित के क्षेत्र में। अब दोस्तों, इसी के साथ ये वाली वीडियो आज यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप फीडबैक जरूर दें, अपना कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो और चाहिए इस टॉपिक पे, ऐसे पेडागॉजी को लेकर मैथ को, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा। अदरवाइज दोस्तों, मैं वैसे ही वीडियो डालता रहूंगा यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर की और यूपी टीईटी के मैथ्स की। आप लोग देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे।